हेलो, मैं सारमेज, मैं नितेश निराला आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल पे। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत ही शानदार, जानदार और जबरदस्त होंगे। तो भैया आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग के सामने जहां तक हम लोग पढ़ चुके थे उसी की आगे का टॉपिक, आगे का एक्सरसाइज लेकर के आया हूं। संख्या पद्धति हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में आज मैं आप लोग को प्रश्नावली 1.4 और 1.5 को पढ़ाने वाला हूं। एक्सरसाइज तो कराऊंगा ही, प्लस आपको कंसेप्ट के साथ कराने वाला हूं एक्सरसाइज को। समझ में आया कि मतलब मैं आपको पहले कंसेप्ट बताऊंगा, फिर उससे रिलेटेड एक्सरसाइज कराऊंगा। ऐसे करते हुए हम दोनों एक्सरसाइज को कर लेंगे, 1.4 और 1.5 को। तो अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो यहां पर आप देख सकते हो, मैं आपसे वही चीज कहूंगा कि अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और हमने कहा ना कि हम यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वाले हैं, यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल वाले हैं, सिर्फ यूपी बोर्ड वालों को पढ़ाते हैं। हम यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, यूपी बोर्ड वालों को पढ़ाते हैं। और यूपी बोर्ड 2025 का जो रिजल्ट आएगा उसमें भी देख लेना, डंके की चोट पर यहीं के टॉपर्स निकलने वाले हैं। तो बस आप लोग इस नितेश निराला पर भरोसा रखो, आपको मैथ्स का दीवाना ना बना दूं, मेरा नाम बदल देना। चलिए, तो आज की इस क्लास के अंदर हम बाबू क्या सीखने वाले हैं, तो देख सकते हो कि हम सबसे पहले उत्तरोत्तर आवर्धन प्रश्नावली 1.4 में सीखेंगे। आखिर ये उत्तरोत्तर आवर्धन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर सर्वसमीकरण जानेंगे और उसके बाद हर का परिमेयकरण करना सीखेंगे। और इन दोनों से रिलेटेड एक्सरसाइज हमारी है प्रश्नावली 1.5। कहने का मतलब क्या हुआ कि बेसिकली आज की इस वीडियो के अंदर तुम लोग सीखोगे उत्तरोत्तर आवर्धन। क्या सीखोगे? उत्तरोत्तर आवर्धन। उत्तरोत्तर आवर्धन। आगे मैं अगर बात करूं तो आप लोग सीखोगे हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण। और अगर मैं आपसे और बात करूं तो आप और सीखोगे सर्वसमीकाएं। कुछ हमारी सर्वसमीकाएं हैं जिससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, उनको भी हम लोग देखेंगे। बेसिकली ये 3 टॉपिक हैं जिसको हम लोग करेंगे, वही यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। और इसको हम बात करें तो आप जान गए कि ये वाली चीज को हम 1.4 के अंदर देखेंगे, बाकी दोनों चीजों को 1.5 के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जानते हैं कि उत्तरोत्तर आवर्धन होता क्या है। उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई भी पॉइंट्स होगा उसको हम संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। और आपको चूंकि पता है कि पॉइंट के बाद बड़े नंबर्स होते हैं, 2 ही डिजिट तक दिया है, कोई 4 डिजिट तक देता है, तो उनको हम संख्या रेखा पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वही होता है उत्तरोत्तर आवर्धन। मैग्निफिकेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, प्रोग्रेसिव मैग्निफिकेशन। कैसे करेंगे? बहुत इजी होता है। सबसे पहले हमारे पास एक उदाहरण दिया हुआ है, कह रहा है कि उत्तरोत्तर आवर्धन का प्रयोग करके संख्या रेखा पर 2.43 को दिखाइए। 2.43 को, तो पहली लाइन हमारी जो रहा करेगी वो 0 से हम 10 तक लिख देंगे। तो आपको पता है 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दिए 10 तक। 10 तक लिखने के बाद हम क्या करते हैं, मैग्निफिकेटिव ग्लास लगाते हैं और उस ग्लास में हम देखना चाहते हैं कि 2 लिखा ना, तो 2 दशमलव जब भी लिखा होगा तो वो 2 और 3 के बीच में रहा करेगा। 3 दशमलव समथिंग कोई चीज लिखी होगी 3 और 4 के बीच में होगी। 5 दशमलव समथिंग लिखा होगा तो 5 और 6 के बीच होगी। तो इसको देखोगे तो 2 दशमलव समथिंग लिखा है, 2 दशमलव कुछ लिखा है ना, तो 2 दशमलव का मतलब 2 और 3 के बीच होगा। तो हमारा 2 ये है, 3 यहाँ है, तो इन दोनों पर हम मैग्निफिकेशन ग्लास लगा देंगे। ऐसे लगाया जाता है मैग्निफिकेशन ग्लास, ऐसे बना दिया करो आप लोग भी। इन दोनों को ऐसे गोले के अंदर बंद करके ऐसे लगा दें। अब यहां पर हम लिखेंगे 2 और इधर लिख देंगे हम यहां पर कहीं 3। अब इसके बीच के पार्ट्स को लिखेंगे। आपको पता है इसके बीच में 10 पार्ट्स मिलेंगे ना, छोटे छोटे, यानी कि 2 के बाद क्या आएगा 2.1, फिर आगे क्या आता है 2.2, फिर 2.3, फिर 2.4, फिर 2.5, फिर 2.6, फिर 2.7, फिर 2.8, फिर 2.9। और आप देख सकते हो ये इसके बाद जैसे ही 10 हो जाएगा तो मतलब 3 बन जाएगा पूरा पूरा। क्लियर? ओके। अब उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर इस पॉइंट्स को, तो 2 दशमलव समथिंग, तो 2.4 तक अब जाएंगे क्योंकि हमें 2.4 मिल रहा है। तो 2.4 और उसके आगे वाले पर गोला लगेगा। जैसे यहाँ पर 2 और 3 के बीच, वैसे ये और ये, क्योंकि 2.4 यहाँ पर है तो इन दोनों पर मैग्निफिकेशन ग्लास लगाएंगे कुछ इस तरह से। अब इन पर जब गोला लगा दिए
और ये चीज़ तब तक करेंगे जब तक हमें पूरा पूरा नंबर नहीं मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर तो आपका ये 2.4 आ जाएगा और यहाँ पर ये 2.5 यहाँ पर पहुँच जाएगा 2.5। अब आपको पता है इसके बाद फिर से क्या आएगा, वही काम, 2.4 तो है ही और हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, 2.4 1 हो जाएगा, फिर 2.4 2 हो जाएगा, फिर 2.4 3 हो जाएगा, फिर 2.4 4 हो जाएगा, फिर 2.4 5 हो जाएगा, फिर 2.4 6 हो जाएगा, फिर 2.4 7 हो जाएगा, फिर 2.4 8 हो जाएगा, फिर 2.4 9 हो जाएगा। देख सकते हो 2.4 फिर 1 फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 10 वैसे ही हो जाएगा। मिल गया। अब आप देखोगे प्यारा सा, तो हमें जो प्रश्न में चाहिए था वो मिल गया हमें 2.43। तो देख सकते हो 2.43 यहाँ पर है, तो दिस इज योर आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बस ऐसे आपको करना है। अब बताइए कितने लोग हैं जिन्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। देखो कितना इजी है। अगर आगे भी मान लो इसके बाद अगर ये 2.43 के बाद भी अगर नंबर लिखा होता 2.435, तो हम 2.43 को उठाते हैं और उसके आगे वाला नंबर, इन दोनों को उठा करके फिर आगे बढ़ाते चले जाते सेम प्रोसेस पर। समझ गए ना मेरी बात को, ऐसे हमें करना होता है। तो आइए एक प्यारा सा क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद आप लोग खुद से भी कर सकते हो। आइए ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में भी सेम प्रोसेस है और क्या क्या आ रहा है क्वेश्चन में कि इसको रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे। तो इसका मतलब पहला तो वही काम, 0 1 2 फिर 3 4 ये 5 हो गया, ये 6 हो जाएगा, ये 7 ये 8 ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो गया। क्लियर। अब आपको पता है कि नंबर किसके बीच आएगा, तो 3 दशमलव समथिंग लिखा है ना, तो 3 दशमलव का मतलब क्या होगा, 3 और 4 के बीच। तो 3 और 4 पर हम लगाएंगे मैग्निफिकेशन ग्लास। यहाँ पर हमने ये मैग्निफिकेशन ग्लास लगा दिया, यानी यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 4 आएगा, है ना। अब इसके बाद 3 के बाद क्या आता है, तो 3.1 फिर 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 फिर 3.7 3.8 3.9 ऐसे लिखोगे। साफ सुथरा लिखना होगा, जब तक साफ सुथरा नहीं लिखोगे अच्छा नहीं लगेगा। अब उसके बाद आप देखो ये पॉइंट्स कहाँ पे आएगा, तो 3.7 है ना, दशमलव के बाद डाकेंगे तो 3 दशमलव के बाद एक डिजिट तक है तो 3.7, तो यहाँ पर है तो 7 और 8 पर हमारा मैग्निफिकेशन ग्लास लगेगा। तो यदि का यहाँ पर आ जाएगा आपका 3.7 और यहाँ आ जाएगा 3.8। क्लियर, ओके। अब फिर से 3.7 के बाद क्या आएगा, तो 3.71 फिर 3.72 3.73 फिर 3.74 फिर 3.75 फिर 3.76 और फिर 3.77 फिर 3.78 और फिर 3.79, यही हो जाएगा। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 10। अब आप फिर देखिए पॉइंट कहाँ पे आएगा, तो हमें दशमलव के बाद 2 डिजिट तक चाहिए क्योंकि 2 आता है, 3.76, तो ये 3.76 और ये 7 तो इन दोनों पर हम मैग्निफिकेशन ग्लास को लगाने वाले हैं, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर तो आपका हो जाएगा 3.76 और यहाँ हो जाएगा 3.77, ये लो 3.77, राइट। क्लियर है सभी को, ओके। तो 3.7 के बाद क्या आएगा, 3.76, ये तो वही हो गया, लेकिन अब 1 से शुरू करते हैं। 3.76 1 फिर 3.762 फिर 3.763 फिर 3.764 फिर 3.765 फिर 3.766 फिर 3.767 फिर 3.768 और फिर 3.769। देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आगे। अब आप देखिए पॉइंट्स कहाँ पे आएगा, तो आप इस पॉइंट को देखोगे 3.765 कहाँ दिख रहा है, तो 3.765 कहीं दिख रहा है, 3.765, तो 3.765 ये वाला हमारा पॉइंट जो हो जाएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। बस ऐसे ही आपको दिखाना हो गया, दिस इज योर फाइनल आंसर। कितने लोग हैं जिन्हें हमारी बातें समझ में नहीं आई, इजी है ना, और बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको बता दिया।
अब इससे आसान तो लाइफ में कुछ भी नहीं है ना। चलो जिसको समझ में नहीं आया वीडियो को एक बार बैक करके देख लेना, आ जाएगा। सेम प्रोसेस पर ये क्वेश्चन भी है, इसको जब आप कीजिएगा तो ये 4.26 है, फिर ये बार लगा, इसका मतलब ये आपका ऐसे ही चलता रहेगा ना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसको कहाँ तक हम लिखेंगे, तो लिखा है कि 4 स्थान तक दशमलव के, इसका मतलब ये जो नंबर बनेगा वो ये सिर्फ बनेगा 4.26 और फिर 26। अब इसको भी सेम प्रोसेस पर आप लोग को करना है, बट ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। मैं अभी तक आपको 2 क्वेश्चन ऐसे रिलेटेड करवाया है, ठीक है, डन है, कर लोगे, बहुत ही शानदार। चलिए अगला क्वेश्चन। अब हमारे पास कुछ सर्वसमीकाएं हैं जो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा है, इनको रट डालो कि सर्वसमीका a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस वाला है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पता है ना। इसके बाद a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके अलावा कभी कभी पहला वाला टर्म सेम होता है, तो x प्लस a एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर, a प्लस बी को ब्रैकेट में करके इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला भी याद कर लो। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले। अगर ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको नहीं याद होंगे तो आप क्वेश्चंस कर ही नहीं सकते, इसलिए आप इनको अच्छे से याद कर लो, ठीक है। आप लोग याद कर लोगे नहीं अच्छे से, जल्दी बताइए, याद कर लोगे? ओके 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 ओके। अब देखो क्वेश्चंस को हम कैसे क्वेश्चन में इन फार्मूले को लगाएंगे वो हम क्वेश्चंस पर देखेंगे। बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय के बारे में अगर मैं बात आप लोग से करूं तो परिमेय और अपरिमेय के बारे में आप लोग से बहुत अच्छे तरीके से बात कर चुका हूं कि परिमेय क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है। परिमेय संख्या देखो ये आपका क्या है, ये आपका अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय, ये अपरिमेय। जब भी परिमेय में हम अपरिमेय को जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं तो हमेशा अपरिमेय आता है। याद रखना कि अगर कभी भी आप परिमेय में अपरिमेय को तुम जोड़ दिए या फिर घटा दिए तो हमेशा आपका अपरिमेय बनने वाला है। क्या बनने वाला है? अपरिमेय। या फिर अगर आपने कभी परिमेय में अपरिमेय का गुणा कर दिया, अपरिमेय, या फिर भाग दे दिया, तो इन दोनों कंडीशन में भी आपका अपरिमेय बनने वाला है, ठीक है ना। इस बात को भी आप लोग याद रखना, ये 2 बातें आप लोग को याद रखना, ठीक है ना। और अगर परिमेय में परिमेय का गुणा कर रहे हैं तो वो दूसरी चीज हो जाती है। अगर आप कभी परिमेय में अपरिमेय की बात करें, अपरिमेय में तुम अपरिमेय का गुणा करोगे तो इस कंडीशन में आपका आंसर अपरिमेय और परिमेय दोनों हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी। इसी तरह से अगर डिवाइड भी करते हो तब भी परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। तो जानते रहिए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप लोग को पता होने चाहिए, ये सारे पॉइंट्स आप लोग को पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स को आप लोग जानते रहो। आइए अब देखो इसी क्रम में आप लोग इसका आंसर बता लोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। क्योंकि आप देख सकते हो अपरिमेय में परिमेय को आप जोड़ घटा रहे हो। यहाँ पर आप देखोगे तो ये इसको जब ओपन करोगे इस चीज को तो ये बेसिकली कितना बन जाएगा? 3 प्लस रूट 23 और इसके बाद माइनस का 23 पहले तो है, ये आपका कट जाएगा तो सिर्फ कितना बनेगा? 3। और 3 का ऐसी संख्या है, एक परिमेय है, तो इसमें भी कुछ भी नहीं था, आपने बड़े आसानी से बता दिया। डन। ओके अगला है ये √7 से √7 कट जाएगा तो कितना बचा? 2/7 और 2/7 आप देख सकते हो ये एक परिमेय संख्या है, नहीं है क्या? क्योंकि जो p बाई क्यू के जैसा होता है वो एक परिमेय संख्या होती है। 1/√7 इसमें हम कुछ कर नहीं सकते तो ये सीधा सीधा हमारा अपरिमेय है। क्यों अपरिमेय है? आप बता भी सकते हो इसका रीजन कि ऊपर हमारे पास परिमेय है, नीचे अपरिमेय है, तो कभी भी परिमेय में हम अपरिमेय का गुणा करें या भाग करें तो हमेशा अपरिमेय आता है, इसलिए इसका आंसर अपरिमेय। ये 2 × पाई, पाई याद रखना, अगर हम पाई की यहाँ पर बात करते हैं पाई, तो पाई आपका अपरिमेय होता है। क्या होता है? पाई आपका अपरिमेय होता है। और अगर आप अपरिमेय में और 2 परिमेय हैं तो अपरिमेय में परिमेय का गुणा करते हो तो हमेशा अपरिमेय आता है, जिसकी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका आंसर भी आपका अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। बोलो बात लपकी या नहीं लपकी? दैट इज वेरी इजी और फैंटास्टिक क्वेश्चन, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताने की कोशिश की कौन सा क्वेश्चन क्या होगा। अब इससे आसान तो कुछ भी नहीं है लाइफ में, इतना आसान तो मैगी बनाना भी नहीं है बाबू, जितना आसानी से मैंने क्वेश्चंस को बता दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित व्यंजकों को सरल करो। सरल का मतलब ये हो गया कि हमने जितने फार्मूले सीखे वो सारे फार्मूले हमें देखना है कि कौन सा फार्मूला यहाँ पर लगेगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से और हल करने की कोशिश करोगे तो आपको एक फार्मूला आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कोई फार्मूला यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 3 + √3 और इसका मल्टीप्लाई करना है 2 + √2।
अब हमने जितने भी फार्मूले सीखे कोई फार्मूला नहीं है तो सीधा गुणा करवा देंगे। तो गुणा का मतलब 3 का इसके साथ होगा तो 3 दूना 6, और फिर 3 का √2 के साथ होगा 3√2, ओके। और उसके बाद 2 का कराओगे तो 2√3 और उसके बाद प्लस √2 और √3 मिल करके √6 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है रूट के अंदर वाले के साथ गुणा होता है। तो 2 3 6, रूट के बाहर वाले के साथ। इस तरह का क्वेश्चन आपको पता है ना, जैसे मैं 4√2 लिख देता हूँ, गुणा कर देते हैं 3√3 से। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे नंबर्स में हमेशा जो रूट के बाहर है वो रूट के बाहर वाले के साथ गुणा होता है। तो 4 3 12 और रूट के अंदर वाले के साथ गुणा होता है, तो ये हो जाएगा 3 दूनाई 6। ये चीज समझ में आया ना। तो सेम प्रोसेस पर मैंने यहाँ पर किया, 3 दूनाई 6 हो जाएगा, फिर 3 का √2 के साथ तो 3√2, बाहर के साथ वैसे हो जाएगा। इसका हो गया। आप √3 का 2 के साथ करोगे 2√3, लेकिन √3 का √2 के साथ होगा तो रूट के अंदर वाले के साथ गुणा होगा, तो 3 दूनाई 6 हो जाएगा। अब इसमें कुछ कर नहीं सकते, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, है ना इजी, क्योंकि जुड़ घट सकता नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो गया। डन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को जब आपने देख लिया तो आपको एक प्यारा सा फार्मूला आपको याद आएगा। इस फार्मूले को देखते हुए आपको एक फार्मूला याद आएगा। फिलहाल एक बार हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 3 + √3 और दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है 3 - √3। तो याद करो, आपको एक फार्मूला पता है इससे रिलेट, कि अगर कोई भी दो नंबर एक बार प्लस करके हों और फिर वही दोनों एक बार माइनस करके हों, तो फार्मूला क्या होता है, पहले वाले के स्क्वायर माइनस बाद वाले के स्क्वायर, यही होता है। तो आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पर वही दोनों नंबर एक बार प्लस एक बार माइनस, तो पहला नंबर 3 है तो 3 का स्क्वायर, और माइनस बाद में क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो √3 का स्क्वायर तो 9 होगा, माइनस √3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना कि कभी भी अगर रूट के अंदर यम है और इसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, मतलब यम आता है। तो अगर रूट के अंदर आपके पास 3 है, इसका स्क्वायर कर रहे हो तो स्क्वायर से ये कटेगा, मतलब सीधा सीधा 3 क्यों आता है। √3 का मतलब स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि हमने √3 को 2 बार ऐसे लिखा, और जब कोई नंबर 2 बार ऐसे रूट में होता है तो एक बार हम बाहर भी ला सकते हैं। इसी वजह से सेम यही प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारा इसका आंसर ये √3 स्क्वायर से रूट कटेगा 3 आएगा, और 9 में से 3 घटाओगे तो 6 हो जाएगा, और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब बताइए कितने लोग हैं जिन्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। इजी है ना। बस देखो, आपको फार्मूला लगाना आना चाहिए। अगर आपने फार्मूले को अच्छे से लगा लिया तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये अब आप यहां पर देखो √5, अगर आप इस क्वेश्चन को हल करोगे तो आपको यहां पर एक चीज देखने को मिलेगी। वो क्या है तो ध्यान से देखना। आपको ये देखने को मिलेगी कि √5 और फिर प्लस √2 और इस पूरे का होल स्क्वायर आपको दिया गया है। तो आपको एक फार्मूला आपको मैंने बताया था, नहीं याद है तो याद कर लो। मैं यहाँ पर उस फार्मूले को लिखना चाहूँगा, इस फार्मूले को मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा कि a + b का होल स्क्वायर, फार्मूला होता है a² + b² और प्लस 2ab, है ना। और अगर माइनस वाला है तो a - b का होल स्क्वायर भी मैंने बताया, a² + b² और माइनस का 2ab, यही बताया। तो सेम दो फार्मूले हैं, उन्हीं फार्मूले को यहां पर रखेंगे। तो a² + b² में से प्लस वाला इसलिए a + b का होल स्क्वायर, तो a² मतलब कि √5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस b² मतलब √2 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर, और प्लस 2ab तो 2 × a देख सकते हैं तो √5 है, और इंटू b कितना है तो b हमारे पास √2 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, मतलब 5 बचेगा, और प्लस स्क्वायर से ये भी कटेगा तो 2 बचेगा, और प्लस ये तो 2 है ही, और रूट के अंदर वाले के साथ गुणा हो जाता है, अभी जस्ट पीछे बताया हूँ। तो 5 दूनाई 10 हो जाएगा, और ये 5 और 2 मिलकर के 7 हो जाएंगे, तो 7 + 2√10, और यही हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमसे प्रश्न में सिर्फ यही पूछा है। हमने ये तो जोड़ सकते हैं ना तो घटा सकते हैं, तो यहीं पे हमारा आंसर हो जाएगा। अब बताइए क्या कोई है जिससे हमारा ये क्वेश्चन प्यारा सा समझ में नहीं आया। इजी है ना, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने बताया। सेम अब आपके सामने देखो, ये a + b और a - b जैसा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करना, कर लोगे ना। a² - b² तो √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, कर लोगे ना। चलो आगे आते हैं। तो मतलब 5 में से 2 घटाओगे 3, इसका आंसर आ जाएगा। अगला है, आप यह मान लीजिए कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लिया गया है, यानी पाई जो है वो एक वृत्त की परिधि है। मान लीजिए कि हमारे सामने एक प्यारा सा वृत्त है और उस वृत्त की परिधि दे दिया, ये मान लो ये एक वृत्त है, ओके।
और वृत्त की जो परिधि है, तो यहाँ पर जब इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो जो दिया हुआ है उस चीज पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। हम इस चीज में जो दिया है उस पर फोकस करने वाले हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि मान लीजिए कि सी है और इसके व्यास डी मान लेते हैं। मतलब इसका जो व्यास है, व्यास जो है ये व्यास हो गया जो कि डी हमारे पास दिया हुआ है, और इसकी जो परिधि है ये चीज, इसको कितना मान लो, ये वृत्त की परिधि है और इसको कहता है पाई मान लो। तो वृत्त की परिधि हमारे पास पाई कह रहा है और यहां पर उसने कह दिया कि पाई बराबर सी अपान डी। तो यहां पर प्रश्नानुसार हमें उसने जो दिया है उस पर हम फोकस करते हैं। तो परिधि आपको कितना दे दिया, तो परिधि उसने दे दिया, परिधि पाई है, और उसके बाद उसने उसका व्यास भी दे दिया। व्यास कितना है, व्यास उसने डी कहा है, तथा हमारे पास एक रिलेशन भी दे दिया, तथा रिलेशन हमारे पास ये दे दिया, रिलेशन ये दे दिया कि पाई बराबर सी अपान डी। अब यह कथन को अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है, पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस तरह से करोगे, समझो। हमें कह रहा है कि आप इसे प्रूव कर सकते हो क्या कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो मेरी बात को तुम लोग समझना ध्यान से, कितना भी होगा ये, अगर हम इस c बाई डी की बात करेंगे तो c कोई नंबर ही होगा, परिधि की बात कर रहा है, c मतलब परिधि होता है, और उसके बाद d भी कोई नंबर ही होगा, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक परिमेय नंबर बन के आएगा। एक परिमेय संख्या बनेगी कि नहीं बनेगी, जब आप ही लोग बताओ, ये परिमेय देगा। लेकिन आपको पता है कि अपरिमेय ऑलवेज, मतलब कि पाई ऑलवेज अपरिमेय संख्या, यह हमेशा क्या होती है, अपरिमेय होती है। जल्दी बताओ, ये बात कितने लोग को समझ में नहीं आई। आपको पता है कि अगर c अपान डी है तो ये हमेशा एक परिमेय संख्या देगी, क्योंकि भैया उसका व्यास कुछ ना कुछ होगा, तभी तो हमने वृत्त खींचा, परिधि होगी। जब किसी के वृत्त का व्यास है तो जाहिर सी बात है उसकी परिधि भी एक होगी, जिसको हम आराम से बता सकते हैं। और जब हमें परिधि पता हो गई उसकी और उसका व्यास भी पता है, तो उस कंडीशन में हम c अपान डी निकालेंगे तो एक परिमेय संख्या बनेगी। लेकिन हमें यह भी पता है कि पाई तो हमेशा अपरिमेय होता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों कभी आपस में बराबर नहीं हो सकते। यही इसका निराकरण था, बस हो गया। तो आप इस फिगर को बनाइए, ऐसे लगा दीजिए, दिस इज योर फाइनल आंसर। मेरी बात कितने लोग को समझ में नहीं आई, क्लियर। यहां पर आगे लिख भी सकते हो आगे, यहां c अपान डी एक परिमेय संख्या है परंतु पाई एक अपरिमेय संख्या है, बस इतनी बात लिख सकते हो आगे भी, ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हरों का परिमेयकरण मतलब क्या होता है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, यानी हमारे पास कोई भी नंबर होगा उसके हर को हम क्यों डिनोमिनेटर करेंगे, परिमेयकरण क्यों किया जाता है, क्यों परिमेयकरण करते हैं, आखिर परिमेयकरण करने की क्या जरूरत है। हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है, आखिर परिमेयकरण क्यों करें या क्यों किया जाता है। सबसे बड़ा हमारे पास क्वेश्चन मार्क यही होता है। कुछ लोग के दिमाग में आएगा कि सर हम परिमेयकरण करते ही क्यों हैं। तो उदाहरण के लिए हम एक प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं, इस चीज को समझाने के लिए मैं एक प्यारा सा उदाहरण लेता हूं, और उदाहरण ये है कि 5/√3 5/√3 है, ये उदाहरण है। और आपको पता होना चाहिए कि परिमेयकरण का मतलब ये होता है कि कभी भी हर को अपरिमेय नहीं रखना है, हर को परिमेय बनाना ही हर का परिमेयकरण कहलाता है। कहने का मतलब कि हमारा जो हर होगा उसे हमेशा परिमेय रखना है, अपरिमेय कभी भी नहीं रखेंगे। इसलिए हर को परिमेय बनाने के लिए हम परिमेयकरण करते हैं। अब आप लोग सोचो, अगर इस क्वेश्चन को आपको हल करना होगा, अगर आपको इस क्वेश्चन को हल करना होगा 1 अपान मतलब कि 5/√3 को, तो आप क्या करोगे, आप इस √3 को हटाने के लिए कुछ तो लोचा करोगे। तो इस √3 को हटाओगे कब, जब इस √3 के साथ हमारे पास एक √3 और होता, तो √3 हमारे पास नीचे 3 आ जाता है ना। अब नीचे अगर तुमने √3 किया है तो ऊपर भी √3 करना पड़ेगा, क्योंकि रूल होता है, वरना इसका आंसर अलग हो जाएगा। अब ऊपर 5 और √3 का गुणा करवा दोगे तो कितना बन जाएगा, 5√3, लेकिन नीचे √3 2 बार है तो 8√3 बाहर आ जाएगा और यही उत्तर हो जाएगा। और देख सकते हो इसका जो हर है वो एक परिमेय बन चुका है। इसके अगर हम हर की बात करते हैं ये, तो ये एक परिमेय बन गया या नहीं बन गया, और यही होता है हर का परिमेयकरण। दिस इज योर फाइनल आंसर। आपको समझ में आई मेरी बात।
हर को परिमेय बनाना ही हर का परिमेयकरण कहलाता है। समझ में आई मेरी बात? जितने लोग को मेरी बात नहीं समझ में आई वो लोग क्वेश्चन की मदद से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी हमें हल करके इसका परिमेयकरण करना है और ये सारे क्वेश्चन आपके बुक के ही हैं, मैं कोई अलग से नहीं लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1/√7 यही दिया है। वही काम करेंगे, 1/√7 है और इस √7 को हटाने के लिए अंश तथा हर में मुझे √7 से गुणा कर भाग कराना पड़ेगा, है ना। लिख भी देंगे कि अंश तथा हर में, यहाँ पे लिखना भी करेगा ऐसे ब्रैकेट में, अंश तथा हर में, अंश तथा, अगर आपको लगता है यहाँ पर बोरिंग जैसा लगता है तो आप इस चीज को ऊपर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन मान लो ये था हमारे पास 1/√7, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था मान लो हमारे पास अंश तथा हर में 1/√7। तो यहाँ पर लिखेंगे अंश तथा हर में, अंश तथा हर में ऐसे लिखेंगे। अब अंश तथा हर में √7 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, मतलब अंश और हर में हमें क्या करना है, √7 से गुणा करेंगे और भाग भी करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन था 1/√7, तो हम इसमें भी √7 से गुणा करवा देंगे, तो ऊपर भी हम √7 से गुणा करवा देंगे। तो ऊपर कितना हो जाएगा, √7 ही रहेगा, लेकिन नीचे 2 √7 है तो 8 7 बाहर आ जाएगा और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को? डन हो गया ना, कितना इजी तरीके से बता दिया। और देख सकते हो इसका हर परिमेय बन गया और यही तो होता है हर का परिमेयकरण करना। ठीक है, ओके 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 ओके। अब कभी कभी क्या होगा, नीचे एक से ज्यादा नंबर आ जाते हैं, तब कैसे करेंगे हर का परिमेयकरण? तो इन क्वेश्चंस में भी कुछ भी नहीं है, आप इन क्वेश्चन को जब हल करोगे तो एक बार हम क्वेश्चन को नोट करते हैं। सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हम एक बार क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन दिया है 1/√7 और माइनस का √6, यही दिया है। अब जब आपके सामने दो नंबर ऐसे दिख जाएंगे ना, तो हर का परिमेयकरण करने का मतलब इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुणा करवाएंगे। तो यहां पर देखना ध्यान से, 1/, ये हमारे पास तो दिया ही है √7 और माइनस का √6, अब ब्रैकेट में कर देते हैं, इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुणा करवा देते हैं बस। तो √7 प्लस √6, ठीक है, ब्रैकेट में करना हो कर सकते हो, और नीचे भी फिर √7 और प्लस √6 ऐसे, यानी माइनस के साथ है तो प्लस का लेकर ऊपर नीचे गुणा करवा देंगे, अगर ये माइनस के साथ है तो प्लस का लेकर के, प्लस के साथ होता तो माइनस के साथ। अब 1 का गुणा इन दोनों में होगा तो ऊपर तो हमारे पास उतना ही आने वाला है, ऊपर तो उतना ही आने वाला है। इसके आगे का प्रोसेस हम लोग यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पे इसका कलर हम रेड कर देते हैं जो हम लोग हमेशा रखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो √7 प्लस √6 यही ऊपर आने वाला है, और नीचे देखोगे तो वही चीज एक बार प्लस और एक बार माइनस, चाहे पहले माइनस हो चाहे पहले प्लस, इससे कोई मतलब नहीं। तो a + b a - b के हिसाब से तो √7 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस √6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर होगा। अब इसके आगे का प्रोसेस आपको समझ में आ ही गया होगा। ऊपर तो हो जाएगा √7 और प्लस √6, और नीचे देख सकते हो स्क्वायर से ये रूट कटेगा तो 7 बचेगा, और माइनस स्क्वायर से रूट कटेगा तो 6 बचेगा। 7 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा, 1। यानी ऊपर तो हमारे पास √7 प्लस का √6 और नीचे हमारे पास 1 बचेगा। अब नीचे 1 लिखो चाहे ना लिखो, बट मैं लिखकर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर ये एक परिमेय संख्या ही है। एक क्या होती है, एक परिमेय नहीं होती, और देख सकते हो ये इसका हर एक परिमेय बन गया और ये हमारा उत्तर हो गया। डन है सभी को? आप लोग को मेरी बात समझ में आ गई? ये डन है। अब इस चीज को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसका उत्तर इतना लिख देंगे, बस हो गया, क्योंकि आपको पता हो गया कि आखिर हम किस तरह से वैल्यूज को बताते हैं। मेरी बात हर किसी को समझ में आ गई? ये तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, ये हो जाएगा उत्तर। ठीक है, समझ गए ना? क्योंकि अपान में 1 आ रहा है तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, और यही हमारा हो गया हर का परिमेयकरण। क्लियर? ओके ओके ओके। अब आपके सामने देखो ये प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आप लोग को अगर होमवर्क दे दूंगा तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है,
तो ये 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और भी है, ये इसके अलावा अगर है तो मैं दूंगा, नहीं तो चलो एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ। इसको जब हम हल करेंगे तो क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। क्वेश्चन पहले लिखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 1 अपान √7 -2। क्या करेंगे, इसके हर का परिमेयकरण, तो √7, अब माइनस के साथ है तो प्लस का 2 करेंगे, और नीचे भी फिर हम √7 प्लस का 2 करेंगे। ब्रैकेट कर दो ऐसे, ये लो। अब ऊपर गुणा करवा दोगे इसके साथ, तो √7 और +2 ही रहेगा, और नीचे वही चीज़ एक बार प्लस करके, वही चीज़ एक बार माइनस करके। तो पहली कंडीशन में तो √7 का होल स्क्वायर और -2 का होल स्क्वायर, तो ऊपर तो हो जाएगा आपका √7 +2, और नीचे ये स्क्वायर से रूट कटेगा तो 7 बचेगा, और -2 दूनी 4 होगा, यही होगा ना, 2 दूनी 4। तो इसके आगे का प्रोसेस मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसके आगे का प्रोसेस यहाँ पर हम लोग कर देते हैं। तो ऊपर तो आपका हो जाएगा √7 +2, और नीचे अगर आप देखोगे तो 7 में से 4 घटाओगे तो 3 आएगा। कितना आएगा, नीचे 3 आएगा। और देख सकते हो इसका हर एक परिमेयकरण के रूप में बन गया, और यही हो जाएगा हमारा उत्तर। यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर देख सकते हो। अब आप लोग बताओ कितने लोग हैं जिन्हें मेरी बातें समझ में नहीं आई। हर किसी को मेरी बातें बहुत तगड़े तरीके से समझ में आ गई होंगी। हर का परिमेयकरण भी करना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग बताओ, इतने इजी क्वेश्चन से आराम से हम लोगों ने कर लिए है ना। ओके, तो ये थी आज की क्लास कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट्स करके बताइएगा। और मैं आपका अपना साथी नितेश निराला सर आपके साथ जुड़ा था अभी तक, नितेश निराला सर, योर मैथ्स मेंटर, ठीक है ना। मैथ्स मेंटर हूं आपका, मतलब गणित गुरु, ठीक है ना। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप सभी लोग हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और बाकी इस वीडियोस को अगर आपको पसंद आता है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हम बार बार कहते हैं कि यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, यूपी बोर्ड वालों को पढ़ाते हैं, और यूपी बोर्ड में ही आपको नंबर 1 टॉपर ना बना दिया तो हमारा नाम बदल देना, ये हमेशा सीना ठोक के हमेशा कहते हैं। बस आपका साथ चाहिए। तो मैं नितेश निराला अभी तक आपके साथ जुड़ा था। कैसे लगी क्लास कमेंट्स करके बताइएगा। और बाकी मिलेंगे आपसे नई क्लास में, नए अंदाज में, नई एनर्जी के साथ, नए कॉन्फिडेंस के साथ। तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद।